Hello, beautiful souls. This is Monica Agarwal from Divine Center Patovar Spirituality. आपका मेरे चैनल टैरो कार्ड रीडर मोनिका अग्रवाल पे स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें और आप मेरी फैमिली का पार्ट बन जाए। चलिए, आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है, जिस टॉपिक को ज़्यादा वोट मिले हैं उसी पे हम बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को ये टॉपिक ना पसंद हो या उनके काम का ना हो, लेकिन हमें बाय वोट जाना पड़ता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग वो टॉपिक चाहते हैं। हो सकता है कि वो सिचुएशन में हो, उनको कुछ हेल्प चाहिए हो। तो यहाँ पर हम सिर्फ हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसके बजाय, अगर हमारी 16,000 प्लस का फैमिली है आज की तारीख में, कल को ये 20,000 लैक्स मिलियंस में पहुंचेगी, तो हमें सबका ध्यान रखना पड़ता है और इसीलिए वोटिंग करी जाती है। तो आज का टॉपिक है लाइफ आफ्टर मैरिज, यानी कि आपकी लाइफ शादी के बाद कैसी होगी। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं, नए शादीशुदा हैं, तो आपकी लाइफ आगे कैसी होगी, ये उस पर एप्लीकेबल होती है। टाइमलेस रीडिंग है, जैसे कि मेरी सारी रीडिंग्स होती हैं। एंजल्स ब्लेसिंग्स जनरेटेड हैं, एंजल्स की एनर्जीज जनरेटेड हैं। तो एंजल्स को प्रे करते हैं और रीडिंग का स्टार्ट करते हैं। आपने पाइल कैसे चूज करना है, तरीका वही है जो हमेशा से है। मैं यहाँ पे बेल रिंग करूँगी, उससे पहले आप अपनी आंखों को क्लोज कर लीजिए, अपनी सांसों पे ध्यान लेके आइए और मैं 3 बेल रिंग करूँगी। उस बेल के साउंड पे ध्यान दीजिएगा। एंजल्स को रिक्वेस्ट करिएगा कि वो आपको सही पाइल चूज करने के लिए हेल्प करें। और सामने रखे 3 पाइल्स हैं, लेनॉर्मेंट कार्ड्स, राइटर वेट एंड इलिमिनेटिंग। तो इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है लेनॉर्मेंट का, ये राइटर कार्ड का है, ये इलिमिनेटी का है। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। जब हम रीडिंग करेंगे तो हम तीनों ही कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने सिंबलिज्म पर्पस से आपको ये तीनों कार्ड रखे हैं ताकि आपको पाइल चूज करने में दिक्कत ना हो। और रीडिंग में मैं फ्रेश सफल करके ही पाइल निकालूंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि काफ़ी लोगों को कंप्लेन है कि कैमरा हिलता है। अब जब मैं कैमरे को स्टेबल रखती हूँ तो आपको लगता है कि कार्ड्स प्रॉपर नहीं दिख रहे। अगर मैं स्टेबल नहीं रखूँ तो देखो, सबको तो खुश करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो बेस्ट पॉसिबल वे होता है, अभी ये स्पेशल अल्तार बनाया गया है रीडिंग्स के लिए, तो अभी तो रीडिंग इसी तरह से होंगी। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो उसका चॉइस है कि वो रीडिंग देखे ना देखे। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग हार्श, बिकॉज पीपल राइट द कमेंट विदाउट थिंकिंग कि हम उनके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। चैनल चल रहा है क्योंकि आपको हेल्प मिल रही है। ये चैनल कोई मनी अर्निंग के लिए नहीं चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ लोगों को हेल्प मिलने के लिए चलता है, क्योंकि अगर मनी अर्निंग के लिए चलना होता तो ये दूसरे तरीके से चल रहा होता। एनीवेज, यू आर वेलकम टू माई चैनल इफ यू आर लाइकिंग माई रीडिंग्स। इफ यू आर नॉट लाइकिंग माई रीडिंग्स, नो हार्ड फीलिंग्स, यू कैन मूव आउट फ्रॉम द चैनल। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको रीडिंग्स पसंद आ रहे हैं। चलिए, अब बिना देर करे पाइल चूज करते हैं। आईज क्लोज करिए, सांसों पे ध्यान लाइए। एंजल्स को रिक्वेस्ट करिए कि जो पाइल आपके साथ रेजोनेट करती है आप उसको चूज करें। आप धीरे से अपनी आईज ओपन करिए और जिस पहली पाइल के ऊपर आपका अट्रैक्शन जाता है वो पाइल आप चूज करेंगे। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आई होप आप लोगों ने पाइल चूज कर ली होगी। और अब हम सीधा पाइल रीडिंग्स पे मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले पाइल 1 जिन्होंने चूज करा है उनके कार्ड्स हम शफल करके निकालते हैं कि उनकी रीडिंग क्या कहती है। हेलो पीपल, सो जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट करा है उनकी रीडिंग क्या कहती है कि आपकी जो लाइफ है वो आफ्टर मैरिज, यानी कि शादी के बाद कैसी रहने वाली है, क्या क्या चेंजेस उसमें आने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो कर लीजिए।
और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मूविंग कैमरा सिर्फ आप लोगों के लिए ही मैंने रखा है, ताकि आप लोगों को कार्ड्स प्रॉपरली दिख जाए, वरना फिर दूसरे सेटअप में आपको ये इशू रहेगा कि कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए बहुत ही मेहनत के साथ ये सेटअप आप लोगों के लिए लगाया गया है। सो आई होप आप लोगों को ये रीडिंग्स पसंद आ रहे हैं। एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, बताना मत भूलिए कि आपको रीडिंग्स कैसे लग रहे हैं। अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती हैं टेक इट, अगर नहीं करती हैं तो आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं, किसी के साथ रेजोनेट कर सकती हैं, किसी के साथ नहीं। लेट्स मूव ऑन टू द रीडिंग पार्ट। नाउ आई हैव शफल द कार्ड। मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है और आपके लिए कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आपका सबसे पहले मैरिज की अगर हम बात करें तो ये जो मैरिज है आपकी, ये काफ़ी डिस्टाइंड मैरिज है। मतलब आप दोनों का साथ में मिलना लिखा था और आपके स्टार्स, आपके ग्रह भी मिल रहे थे और बहुत ही राइट टाइम पे मैरिज हुई है। बहुत हद तक मुझे ये लग रहा है कि ये अरेंज मैरिज होगी, लेकिन अरेंज मैरिज के दौरान कोर्टशिप पीरियड में आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लग गए होंगे और बेसिकली कहते हैं ना, यू हैव फॉलन इन लव विद दैट पर्सन। मिले आप अरेंज मैरिज के थ्रू होंगे, लेकिन अल्टीमेटली नाउ यू पीपल आर इन लव। और कैसी रहेगी शादी, उसमें पहले हमें जानना शुरू करना चाहिए कि ये आप कैसे कैसे आप एडजस्ट करेंगे। क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी जो मैरिज होगी, अगर आप सिंगल हैं तो, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या नए नए मैरिड हैं तो ये आपके साथ रहा होगा। अगर आप सिंगल हैं तो जब आपकी शादी होगी आप अरेंज के थ्रू मिलेंगे, लेकिन आपको कोर्टशिप पीरियड का एक टाइम मिलेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जिसमें आप एक दूसरे के साथ बात करेंगे और जैसे जैसे आप एक दूसरे को जानते जाएंगे आप काफ़ी अच्छे से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे और इतने अच्छे से कनेक्ट करेंगे कि आप एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे। और जब तक आपकी शादी होगी तब तक इट वुड बिकम अ लव मैरिज, बिकॉज यू पीपल विल बी इन लव विद ईच अदर। और शादी के बाद ये जो आपका रिश्ता है, देखिए वैसे तो ये हर रिश्ते में एप्लीकेबल होता है, लेकिन मैरिज का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही नाजुक होता है। आप अपने घर को छोड़ के एक दूसरे घर में जाती हैं, अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, और इसी तरह से अगर मैं मेल्स की बात करूं तो आपकी जो वाइफ है वो अपना सारा परिवार और अपनी सारी लिविंग छोड़कर आपके घर में आई है। तो दोनों ही पार्टीज़ को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर लड़की ये सोचे कि मेरे हिसाब से घर के सारे मेंबर चेंज हो जाएं तो वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि अगर आप 30, 35, 25, 40 जिस भी साल में आपका शादी हो रहा है उसमें अगर आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हैं किसी के लिए, तो सोचिए 4 मेंबर घर के अगर हैं या 5 मेंबर हैं या 2 मेंबर हैं, वो कैसे अपने आप को चेंज कर लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप की शादी में सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आप भी, आपके इन-लॉज भी, आपके हस्बैंड भी इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे कि हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, एक दूसरे को चेंज नहीं करना है। और इसीलिए आपका जो ये रिश्ता है ये धीरे धीरे मतलब बेटर होता जाएगा। जैसे कि एक फूल होता है, उसका बीज पड़ता है, फिर उसमें पत्तियां आती हैं और फिर धीरे धीरे वो कली और फूल बनता है। इसी तरह से आपका ये रिश्ता बनेगा। कहीं ना कहीं आपको शुरू में एडजस्टमेंट में दिक्कत आ सकती है। वो कैसे आ सकती है कि देखिए, अब बिल्कुल नए घर में जाएंगे, वहाँ के रूल्स अलग होते हैं, वहाँ की लाइफस्टाइल अलग होती है, आपके इन-लॉज हैं उनका नेचर अलग होता है। और हो सकता है कि आपके इन-लॉज में कोई एक ऐसा इंसान हो जो मे बी आपसे यंगर हो सकता है कोई क्लोज ना हो, कोई कजिन हो या कोई रहता हो या कोई रिलेटिव हो जिसका आना जाना बहुत ज़्यादा है। वो थोड़ा सा आपके लिए एक प्रॉब्लम कर सकता है। जैसे उसकी हैबिट हो सकती है कि वो थोड़ा सा किच किच करने वाला या इधर की उधर करने वाला या काटने वाला, जिसको कहते हैं ना कि देखिए रैट का काट आ रहा है, तो दैट पर्सन विल बी अ रैट इन द रिलेशनशिप। मतलब कि उस रिलेशनशिप को, आपके रिलेशनशिप अच्छा जा रहा होगा वो देखकर उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो वो आपके खिलाफ जो बड़े लोग हैं उनको भड़काने की कोशिश करेगा या आपकी कमी निकालने की कोशिश करेगा या कहीं ना कहीं कंपैरिजन की कोशिश करेगा। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि आपकी जो इन-लॉज हैं वो काफ़ी समझदार होंगे, आपके जो हस्बैंड है वो काफ़ी समझदार होंगे। तो अगर आप एकदम से विचलित नहीं होंगे, थोड़ा सा टाइम उनको देंगे, तो ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी और उस पर्सन की ज़्यादा चल नहीं पाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को आपकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ का कार्ड आ रहा है। आप बहुत ही अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे उनके साथ,
और कहीं ना मुझे ये दिख रहा है कि आपके अंदर वो प्रैक्टिकलिटी, वो सेंसिबिलिटी है कि कैसे आपने चीज़ों को मैनिपुलेट कह लो या डिप्लोमेसी कह लो, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको डिप्लोमेसी या मैनिपुलेशन से काम लेना पड़ेगा. मैनिपुलेशन एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर एनीवन and as long as it is for the benefit of overall well-being, so there is nothing wrong in that. and वही शायद आप करेंगे, आप सिचुएशन को देखकर अच्छे से मैनेज कर लेंगे, क्योंकि ये क्वालिटी कहीं ना कहीं आपके अंदर है और ये क्वालिटी आपके फ्यूचर पार्टनर में भी होगी. यहाँ अगर मैं ये बात करूँ ना, ये तो लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा. अगर लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये भी हो सकता है कि लड़की की साइड से कोई हो जिसका इंटरफेरेंस आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा हो रहा हो या होने लगे, और वहाँ पे आपके जो पार्टनर है यानी कि जो आपकी वाइफ है वो ही एक स्टैंड ऐसा लेंगी जिससे ये बात संभल जाएगी. तो इनिशियल स्टेज में ये चीज़ें हो सकती हैं. मेरे को ये दिख रहा है कि आप बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही फ्लरिश किसी जगह पे आप मैरिज के बाद घूमने जा सकते हैं. ट्रैवल मुझे नज़र आ रहा है, पीस नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली ये पीसफुल प्लेस होगी. हो सकता है आप अपना जो मैरिज के बाद हनीमून है वो चाहें कि आप एक पीसफुल जगह पे बनाएं. अब कुछ लोगों के लिए ये फैमिली ट्रिप भी बन सकता है बाय चॉइस, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आपकी प्लानिंग चल रही हो घूमने जाने की और ये एक फैमिली ट्रिप में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन उसमें आपका कोई प्राइवेसी में हैम्पर नहीं होगा, इनफैक्ट आपको बेनिफिट ही मिलेगा. अच्छा, मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि आप शादी के बाद काफ़ी खुश रहने वाले हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपके मायके साइड में या फैमिली साइड में आपको वो चीज़ें उतनी फ्रीडम नहीं मिली है जितनी कि आपको अपने इन-लॉज साइड में मिल जाएगी. अगर आप लड़की की बात करूं या लड़के की भी बात करूं तो आपके इन-लॉज साइड में जो आपके फादर इन-लॉ हैं उनसे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, मनी वाइज भी और इमोशनल एंड मोटिवेशनल वाइज भी. सो मनी वाइज आई वुड नॉट से कि कोई डाउरी का चक्कर होगा या आपको कुछ मिलेगा. जैसे अगर मान लीजिए आप लड़की हैं और आप कुछ पढ़ना चाहती हैं या आप कोई अपना बिजनेस चाहती हैं, तो ही वुड बी द वन हु विल सपोर्ट यू एंड वो आपको आगे बढ़ने को बोलेंगे. वो उसके लिए जो भी लर्निंग्स है उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी करेंगे. आपके हस्बैंड भी डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये कार्ड आ रहा है और ये मुझे बता रहा है कि कोई फादरली फिगर या आपके फादर इन लॉ आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जिनकी मदद से आप अपना करियर भी शुरू कर पाएंगे. अगर यहाँ लड़कों की बात करें तो कुछ ना कुछ उनके कॉन्टेक्ट्स की वजह से आपको शायद बेनिफिट हो अपने जॉब में. और यहाँ मुझे फ्लरिशमेंट का कार्ड नज़र आ रहा है, तो ये मुझे बता रहा है कि आपकी शादी जिनसे भी होगी, लड़के हैं तो लड़की या लड़की हैं तो लड़के में से जिनसे भी होगी, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके लिए काफ़ी लकी साबित होंगे, क्योंकि जो ग्रोथ आपकी अभी तक एक नॉर्मल चल रही है, स्टेगनेंट चल रही है या शायद रुकी पड़ी है, वो ग्रोथ आपकी इस मैरिज के बाद उनकी किस्मत से शाइन होनी शुरू हो जाएगी. मतलब दोनों ही ग्रो करेंगे, नॉट ओनली द फाइनेंशियल वाइज एंड करियर वाइज, एक पर्सनैलिटी वाइज भी आप एक दूसरे के साथ ग्रोथ करेंगे. मतलब बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, आप एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करेंगे. बट कुछ लोगों के साथ ये इश्यू हो सकता है कि कुछ पुराने जख्म उनके ऐसे हों, मे बी आपका ये सेकेंड मैरिज हो या मे बी आपका कोई अफेयर रहा हो जिसकी वजह से आपको कुछ ग्रजेस हो या आपको कोई डर हो, उनको आपको होल्ड ऑन करके रखना है. क्योंकि यहाँ ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी की वजह से, मतलब कि अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से या लापरवाही की वजह से आपको कुछ हेल्थ इश्यूज या आपको कुछ डिप्रेशन इश्यूज आ सकते हैं. तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका मैरिज होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी या आपकी शादी अच्छी नहीं जाएगी. कई बार ऐसा होता है ना कि सामने वाला इंसान बहुत अच्छा है, सामने वाला फैमिली भी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहते हैं जिनको रह के हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि हम इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते, और फिर वो जो वाइब्रेशंस होती हैं डिसट्रस्ट की ना, वो शाइन करती है हमारे रिलेशनशिप में. तो आपको थोड़ा सा ना इससे बचना है. और दूसरा, अगर आपका थोड़ा नेचर शक्की किस्म का है, पॉजिटिव टाइप का है, वो आपने होल्ड करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके पार्टनर के लिए थोड़ा हैवी हो सकता है और उसकी वजह से थोड़े से डिस्क्रिपेंसीज, क्लैशेस हो सकते हैं. और
ये चीज़ आपको अगर आप थोड़ा सा वो करेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी शादी जो होती है ना वो प्यार से ज़्यादा विश्वास पे टिकी होती है। जहाँ विश्वास होगा वहाँ प्यार तो आ ही जाएगा, लेकिन जहाँ प्यार होगा वहाँ विश्वास आए ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए विश्वास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। अब मुझे एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी बाहर की मिल सकती है, या आप कहीं मैरिज के बाद बाहर घूमने जा सकते हैं, कोई इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ स्ट्रगल्स अगर आपको अपनी लाइफ में आ रही हैं तो वो स्ट्रगल्स आपकी दूर होगी। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का मैरिज के बाद कहीं बाहर शिफ्टिंग का इरादा हो। जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हो कि भाई शादी हो जाएगी तो हम बाहर की जॉब अप्लाई करेंगे या बाहर का वर्क अप्लाई करेंगे और हम बाहर ही शिफ्ट कर जाएंगे। उस चीज़ में आपको थोड़ी सी ट्रबल आ सकती है। अगर आप परमानेंट शिफ्टिंग का देख रहे हैं तो वहाँ आपको थोड़ा से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फेस करना पड़ सकता है। इतनी जल्दी आपको वीज़ा, वर्क परमिट ये सब नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आप आराम से काम लेंगे तो ये चीज़ें आराम से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्योंकि मे बी आपकी मैरिज के 1-2 साल के बाद आपका बाहर का सेटलमेंट लिखा है। एक चीज़ तो पक्की है कि ये डिस्टाइंड मैरिज है आपकी, मतलब आपकी शादी जो हो रही है अपने सोलमेट से ही हो रही है। और एक चीज़ ये भी पक्की है कि आपको पास्ट भूलकर आगे मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी चीज़ को और पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक पिछले लाइफ के जख्म भी आपको वो करते रहेंगे परेशान, और वो आपको पूरी तरह से ना विश्वास भी नहीं करने देंगे। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, लाइफ आफ्टर मैरिज काफ़ी अच्छी रहेगी। तो इनिशियल स्टेज पे आपका एडजस्टमेंट, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, कहीं घूमने जाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ छोटे मोटे कोई एक आध रिलेटिव्स हो सकते हैं जो थोड़ा सा बॉदरिंग कर सकते हैं, लेकिन वो टैकल हो जाएगा। आप में भी वो काबिलियत है, आपके इन लॉज में भी वो काबिलियत है। तो ये सब चीज़ें आपकी इनिशियल मैरिज स्टेजेस पे रहेंगी और धीरे धीरे आपकी मैरिज स्टेबल होती जाएगी, आप जलसल होते जाएंगे और एक फैमिली, मतलब जैसे कि आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं वैसे ही आप उनके साथ भी अच्छे से रहने लगेंगे। ग्रोथ भी आपकी काफ़ी अच्छी होगी करियर में, और ओवरऑल एक हैप्पी एंड बैलेंस्ड लाइफ आपकी रहेगी शादी के बाद। अब हम मूव करेंगे जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट करा है, उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम मिलते हैं पाइल 2 पे। हाय एवरीवन, सो जिन्होंने पाइल 2 यानी कि राइडर वेट के कार्ड को सिलेक्ट करा है, और मैंने कार्ड्स का यूज़ तीनों में करा है, तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। जनरल रीडिंग्स हैं, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है रेजोनेट ना करें। एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है। अगर आपको पर्सनल सेशंस चाहिए तो पर्सनल सेशंस पेड होते हैं, प्लीज़ उसके चार्जेस लगते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा समझिए और फ्री रीडिंग्स के रिक्वेस्ट ना दीजिए, क्योंकि वो आप अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे, मेरा भी करेंगे। क्योंकि पर्सनल सेशंस में फ्री नहीं दे सकती हूँ किसी भी एंगल से, वो कार्मिक होता है और उससे कर्मास भी जनरेट होते हैं। चलिए पाइल 2 की बात करते हैं। पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट करा है कि आपकी लाइफ मैरिज के बाद कैसी रहेगी। देखिए कई लोगों का कहना है कि शादी एक जुआ है, दाव खेलो, सही लग जाए तो ठीक है, नहीं तो उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन शादी जो होती है वो एक कंपेनियनशिप होती है। अगर आप ये समझ लें कि मैरिज जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैरिज आप नहीं कर रहे हैं, आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको कंप्लीट होना है, आपको एक कंपेनियन की ज़रूरत है, और आप ये भी समझ लें कि जो आपका पार्टनर है उसको आपने एक कंपेनियनशिप देनी है, उसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस का बोझ ना डालें, उसके ऊपर बंधन ना डालें, तो वो शादी का रिश्ता जो होता है ना वो बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। और ये मुझे कार्ड्स की शुरुआत दिखा रही है कि आपकी जो मैरिज होगी वो अचानक से होगी, बाय चांस होगी। बाय चांस इन द सेंस कि ये नहीं कि आपकी शादी नहीं लिखी है, सॉरी आई थिंक शायद वर्ड गलत मैंने यूज़ कर दिया है। बाय चांस का मतलब है कि अचानक से होगी, मतलब आप अभी मैरिज का प्लान नहीं कर रहे होंगे और आपके पास कोई रिश्ता आ जाएगा, आपको कहीं देखा जाएगा या आपको कहीं पसंद करा जाएगा, या आपके सामने कोई एक प्रपोजल या अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे आपको लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, मैं इस इंसान को पसंद करता हूँ या करती हूँ, और ये शादी के बारे में सोचा जा सकता है। ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक लव रिलेशनशिप में हो और कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएं कि आप अब सोचें कि नहीं अब कमिटमेंट
दे देना चाहिए या ले लेना चाहिए और अब हमें मैरिज में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वहीं पे दो लोगों का यूनियन दिखा रहा है। और एक चीज़ इसमें ये दिखा रहा है कि देखिए दो डिफरेंट लोग होते हैं, तो दो डिफरेंट लोगों को अगर सेम पेस पे आना है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ ये करना पड़ता है और वही आपकी मैरिज में होगा। आप दोनों का जो नेचर है वो पोल अपार्ट होगा। अगर एक जना आउटगोइंग है तो दूसरा जना इंट्रोवर्ट हो सकता है, अगर एक जना रोमांटिक है तो दूसरा जना प्रैक्टिकल हो सकता है। तो ये आप लोगों के रिलेशनशिप में रहेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि मैरिज के सडनली बाद आपको लगे कि अरे भाई मेरी तो एक्सपेक्टेशन शैटर हो गई, मैंने तो बहुत ये एक्सपेक्ट करा था या वो एक्सपेक्ट करा था, और अचानक से आपके सामने कुछ और चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे उस इंसान को, थोड़ा टाइम देंगे जो आपका स्पाउस है उसको भी अपने आप को आपके साथ घुलने मिलने का, तो आप पाएंगे कि आपके जो हस्बैंड हैं या जो आपकी वाइफ है वो बहुत ही खूबसूरत इंसान है। डिफरेंट है लेकिन वो डिफरेंट होना ही उनकी खूबसूरती है। क्यों? क्योंकि जो कमी आप में है उसको वो पूरा कर देंगे या कर देंगी, और जो कमी उनमें है उसको आप पूरा कर देंगे या कर देंगी। तो अपोजिट अट्रैक्ट्स कहते हैं, वही आपके साथ होने वाला है। और ये जो है शादी के बाद आपको लाइफ आफ्टर मैरिज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े, या मैरिज के तुरंत बाद आपको या कुछ टाइम बाद आपको अपने पार्टनर से थोड़ा अलग रहना पड़े वर्क के सिलसिले में। मतलब हो सकता है कि मैरिज के सडनली बाद कोई ट्रैवल आ रहा है या कोई बिजनेस डील आ रही है या कोई जॉब फ्रंट पे कोई चीज़ आ रही है, 10-15 दिन बाद ही आपको जाना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा आपको सडनली उतना टाइम नहीं मिल पाएगा जो कि एक नए मैरिज में एक दूसरे को देना चाहिए, जिसकी वजह से थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, नया नया इंसान होता है, उसको समझने में भी डिले हो जाता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे मान लीजिए आपके हस्बैंड हैं, उनको अचानक कहीं जाना पड़ गया और आपको लगता है कि अरे भाई वो मैरिज के बाद भी अचानक चले गए, तो वो पता नहीं वो इस शादी से खुश हैं या नहीं खुश हैं। यही सेम आपकी वाइफ के साथ हो सकता है कि उनको कुछ वर्क लोड ज़्यादा आ जाए, या एकदम 15 दिन के बाद ही उनको वर्क पे एकदम रमना पड़े, तो वो फैमिली में उतना टाइम ना दे पाए। वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम आएगा आपकी अपनी समझदारी। क्योंकि देखिए लोग तो होंगे कुतर पुतर करने वाले, और लोग तो होंगे इधर उधर कान भरने वाले। अगर आप दूसरों के उस पे जाएंगे ना कि जो भी कुछ बोल रहा है और वो कान भर रहा है उनके, अगर दूसरे के कहने में आएंगे तो आप अपने रिलेशनशिप को इनिशियल स्टेज पे ख़राब करने की गलती कर सकते हैं। और माउंटेन का कार आ रहा है तो छोटी मोटी ऑब्स्टिकल्स भी दिखा रहा है। वैसे तो वो हर रिलेशनशिप में शुरू में जब नया बनता है तो थोड़ी बहुत ऑब्स्टिकल्स आती हैं, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ मुझे आपकी मैरिज के तुरंत बाद दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे आप बहुत ज़्यादा, आप या आपके पार्टनर सलाह ले रहे होंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि आप दो जनों का जो रिलेशनशिप है उसमें तीसरे की एंट्री नहीं होनी चाहिए, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कोई भी हो, रिलेटिव हो। क्योंकि यहाँ ये दिख रहा है कि हो सकता है क्योंकि नया मैरिज है तो मे बी आपको छोटी मोटी दिक्कतें आएँ, तो आप अपने फ्रेंड्स में या कोई रिलेटिव्स हैं उनसे आप सलाह लें। अब जो दूसरा सलाह देता है ना वो अपने पर्सपेक्टिव से दे सकता है। हो सकता है कि किसी के अपनी लाइफ में उसका रिलेशन ठीक नहीं चल रहा तो वो उसके हिसाब से आपको सलाह दे, और वो सलाह आपको भारी पड़ सकती है। इसलिए आप अपनी सिचुएशन देखिएगा, अपनी फैमिली देखिएगा, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को देखिएगा, और उनके नेचर के कारण से, अपनी इंस्टिंक्ट से और अपनी समझदारी से अगर आप वो काम करेंगे, उस चीज़ों को टैकल करेंगे, तो आपका ये रिलेशनशिप एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा। नहीं तो इनिशियल स्टेज में गलत फहमियाँ होने का डर हो सकता है। अच्छा, मनी वाइज आपकी फैमिली काफ़ी सॉलिड होगी, आपका वर्क वाइज भी काफ़ी सॉलिड होगा, मनी वाइज भी काफ़ी सॉलिड होगा, आपके हस्बैंड का या आपकी वाइफ का काम भी काफ़ी बढ़ेगा। और ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके स्पाउस बिजनेस जॉब में हैं तो मैरिज के कुछ टाइम बाद वो बिजनेस में शिफ्ट करें। अगर आप मेल हैं और अगर आप अपनी वाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो हो सकता है कि वो वर्किंग ही रहना चाहती हो, बट कुछ टाइम बाद उन्हें खुद ही इरादा उनका बन जाए कि वो कुछ अपना काम करना शुरू कर सकती हैं। तो वहाँ पे आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि उसमें वो घर पे भी काम देख पाएंगी टाइम, और
आपको भी टाइम दे पाएंगी, काम को भी दे पाएंगी। तो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ सिचुएशन टर्न अराउंड हो सकती है। बैलेंस थोड़ा सा आपको बना के रखने की ज़रूरत होगी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्क, आपका अपना एक लाइफस्टाइल जो आपको पसंद है, और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी पार्टनर को लेके, वो कहीं ना कहीं बैलेंस गड़बड़ा सकता है। क्योंकि ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि अगर आप किसी से कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो दूसरे की भी एक्सपेक्टेशन होती है। तो एक्सपेक्टेशंस का बोझ अगर हम एक दूसरे पे ना डालें और एक दूसरे को वैसे एक्सेप्ट करें जैसा कि सामने वाला है, तो हमारे लिए वो रिलेशनशिप को मेंटेन करना भी ईजी हो जाता है और वो रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेंटेन भी हो जाता है। अप्स एंड डाउन्स किस रिलेशन में नहीं होते, वो आपके रिलेशन में भी हो सकते हैं, लेकिन अप्स ज़्यादा होंगे, डाउन्स कम होंगे। आपको थोड़ा सा अपने थॉट्स में रिजिडनेस को ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रिजिड हो रहे हैं। मतलब कि मैं ये कह सकती हूँ कि आपने अपनी एक विचारधारा बना ली है, या कोई भी इशू होता है उसमें आप अपनी एक विचारधारा बना लेते हैं और उसके बाद फिर उसको लेकर बन जाते हैं कि बस यही ठीक है। सामने वाला जो कह रहा है उसका व्यू पॉइंट नहीं समझना। ये नेचर अगर आप थोड़ा सा बदलेंगे ना, तो ये दूसरे के लिए भी अच्छा होगा और आपके खुद के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपने ये नहीं चेंज करा तो कहीं ना कहीं आप खुद ही इस चीज़ को लेकर डिप्रेशन में आ जाएंगे कि भाई मेरे हिसाब से ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो इस थॉट फॉर्म से और इस तरह की सोच से आपको निकलने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप चीज़ों को वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसी हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेशंस रखना गलत बात है, लेकिन हमें थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा कि जब हमारी लाइफ चेंज हो रही है, मैरिज हो रही है, हम एक नए घर में जा रहे हैं, एक नया सिनेरियो हो रहा है, तो उसमें एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। हर इंसान को एक दूसरे को समझने का, नेचर समझने का टाइम लगता है। ज़रूरी नहीं है सबकी नेचर हमारी जैसी हो सकता है हम बहुत बोलने वाले हैं, दूसरा कोई शांत रहने वाला हो सकता है कि हम शांत रहने वाले हैं, दूसरा बोलने वाला हो सकता है हमको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी पसंद हो लेकिन वहाँ पे सब लोग मिलजुल के बैठते हो। तो अगर आप थोड़ा सा घुल मिल के रहेंगे, इन चीज़ों को मैनेज करेंगे, बैलेंस करना सीखेंगे, तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके वर्क बैलेंस एंड पर्सनल बैलेंस में थोड़ा सा गड़बड़ आ सकता है। कि आपका नेचर हो सकता है इस टाइप का हो कि आपको अपनी प्राइवेट चीज़ें प्राइवेट रखना पसंद है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं है, लेकिन आपका इन लॉज का या आपके ससुराल का माहौल ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आना जाना हो, बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हों। अब जब गेस्ट आएंगे तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा ठीक नहीं होते या जो खुश नहीं होते। वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इस तरह की बातें भी करते हैं जो थोड़ी सी चुभती हों, लेकिन वहाँ आपको कैसे डिप्लोमेसी से हैंडल करना है वो चीज़ आपको देखने वाली बात है। तो यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि मैरिज के बाद आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपने थॉट प्रोसेस को ना बाइंड नहीं करना है। आंखों पे पट्टी बांधकर सिर्फ मैं ही सही हूँ या सिर्फ दूसरा ही सही है वो नहीं करना है। थोड़ी आंखें नाक कान खुले रखने हैं। चाहे वो आपके अपने थॉट्स हों उसमें भी ओपन रहना है, चाहे वो दूसरा कुछ आपसे कह रहा है तो भी ये नहीं कि आप आंख मूंद के सब चीजें मानते जा रहे हैं, चाहे वो गलत है चाहे सही है। क्योंकि ये दोनों कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि जो चीजें आपके पास आ रही है, मतलब जो चीज आपको मिल रही है अच्छी है, कहीं ना कहीं आप उसकी तरफ मुंह करके बैठे हैं। जो चीज़ आपको नहीं मिली है आप कहीं ना कहीं उसको लेके परेशान हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप मैरिज करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है कि भाई मेरा पार्टनर फिल्मी हो, मेरे लिए ये करे, मुझे इस तरह का केयर करे, हम घूमने जाएं, या मेरा इस तरह का फैमिली, और सडनली आपको कुछ अपोजिट चीज़ें मिलती हैं। हालांकि बेटर मिलती हैं लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली अपोजिट मिलती हैं। तो होता क्या है कि जो चीज़ें हमारे पास हैं, देखिए जो चीज़ हमारे पास है हम उसको तो रियलाइज नहीं कर रहे हैं, और जो हमको चाहिए थी और नहीं मिली हमारे हिसाब से हम उसको लेके परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस हो गए और नॉन रिसेप्टिव मोड में हो गए। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आता है और आपके माइंड में चल रहा है तो उसका कारण भी कहीं ना कहीं हम खुद ही हैं। थोड़ा सा आप लोगों के प्रति अपने आप को ओपन करेंगे, आप रिजिड नहीं होंगे, अपने आप को बांध के नहीं रखेंगे, ओपन करेंगे, लोगों को जानने की कोशिश करेंगे, तो देखना आपकी लाइफ भी ईजी हो जाएगी, आपके लिए एडजस्टमेंट भी ईजी हो जाएगा। क्योंकि ये कार्ड मुझको ये बता रहा है कि जो शेयर आपका है, जो चीज़ आपकी है वो आप ही को मिलेगी, आपके जो हैप्पीनेस है वो आप ही को मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ और मतलब कि आपके हिस्से का कोई और ले जाएगा। बस बात ये होती है कि कभी कभी हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करने में
थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी टाइम लग जाती है, क्योंकि नेचर डिफरेंट होता है, लिविंग स्टाइल डिफरेंट होता है. और आफ्टर ऑल आई एम सीइंग अ हैप्पी, अल्टीमेटली अ हैप्पी मैरिज. अगर आप इन सजेशंस को फॉलो कर लेते हैं और इन चीज़ों को फॉलो करके आप मैनेज करते हैं अपनी चीज़ों को, तो आपकी लाइफ अच्छी जाएगी. आपकी लाइफ आप काफ़ी मतलब अच्छे से रहेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, ट्रैवल करेंगे, और हस्बैंड के साथ भी आपका अच्छा बनेगा या वाइफ के साथ भी आपका अच्छा बनेगा, और आप एक तालमेल बिठा पाएंगे प्रॉपर. तो ये था हमारा पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग. अब पाइल 3 वालों पे मूव करते हैं कि उनका कार्ड्स क्या कहते हैं कि उनकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहने वाली है. हेलो ब्यूटीफुल पीपल. सो जिन्होंने पाइल 3 सेलेक्ट करा है, और देखते हैं कि उनकी रीडिंग क्या कहती है कि उनकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसे रहने वाली है. अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए. कमेंट में हार्ट ड्रॉप कर दीजिए अगर आपको रीडिंग्स पसंद आ रहे हैं. इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए. अगर आपके साथ ये रेजोनेट कर रही है टेक इट, रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हैं. पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, फ्री नहीं होती हैं. जो फ्री रीडिंग्स और ट्रायल रीडिंग्स हैं वो पिका कार्ड के रूप में चैनल पे दे दी जाती हैं. ओके, तो चलिए देखते हैं. अच्छा, इट्स अ बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है जिन्होंने पाइल 3 सेलेक्ट करा है, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली. देखिए, सबसे पहले तो आपका जो मैरिज होगी ये आपके पास्ट से कुछ जुड़ा हुआ है. या तो आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं आपके पार्टनर, और या आपकी चाइल्डहुड मेमोरी से जुड़े हुए हैं. मतलब लव मैरिज का कार्ड आ रहा है, तो मोस्ट प्रॉबेबली बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपकी मैरिज लव मैरिज होगी, एक प्रॉपर लव मैरिज होगी. आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते होंगे और फैमिली को पूरा मनाकर और बहुत अच्छे से शादी करेंगे. मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि मैरिज के बाद आपका कहीं इस तरह की जगह पे घूमना हो सकता है, जो कि जैसे राजस्थान हो गया, या कोई मॉन्यूमेंट्स हो गए, या पुराने किले वगैरह हो गए. मतलब इस तरह की जगह पे आपके पार्टनर पसंद करेंगे. और ज़रूरी नहीं इंडिया में, कहीं बाहर भी हो सकता है जहाँ पे थोड़ा सा ना एंशियंट टाइप का लुक आता है. देखिए, यहाँ पे अगर हम इंडिया में बात करें तो एंशियंट टाइप का लुक राजस्थान वगैरह में है. नहीं तो आप कहीं इटली विटली के मॉन्यूमेंट्स में भी जा सकते हैं. मतलब कहीं फॉरेन ट्रिप भी जा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि खाली आपको इंडिया में जाना है, मगर कोई ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने को काफ़ी कुछ मिलेगा. आपका भी इंटरेस्ट थोड़ा सा इन चीज़ों में होगा, और आपके पार्टनर भी थोड़ा इन चीज़ों की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट रखते होंगे. जैसे हिस्ट्री हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गया, इस तरह की वैल्यूएबल चीज़ों में, क्योंकि काफ़ी इंटेलेक्चुअल होंगे आपके पार्टनर. मतलब अगर हम वाइफ की बात करें तो काफ़ी इंटेलेक्चुअल होंगी, अगर हस्बैंड की बात करें तो वो भी, जो भी आपके पार्टनर होंगे वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल होंगे, और उनको ऐसी जगहों पे जाना काफ़ी पसंद होगा. तो मुझे ये दिखा रहा है कि फॉरेन कंट्री हो या इंडिया हो, एंशियंट प्लेस होगी लेकिन रोमांटिक भी होगी. उसमें भी वो कहीं ना कहीं रोमांस ढूंढ लेंगे. तो मेरे को ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके जो पार्टनर है, मतलब जो आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, उनका ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट होगा. उनको एक वैल्यूएबल चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद होगा, लेकिन उसके साथ साथ रोमांटिक भी होंगे. ऐसा नहीं है कि कोई किसी का ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है तो वो रोमांटिक नहीं होगा. तो वो ट्रैवल करना काफ़ी पसंद करेंगे. और आपकी लाइफ मैरिज के बाद काफ़ी ही ट्रैवलिंग आपकी, अगर आपने शादी से पहले ट्रैवलिंग नहीं करी है तो मैरिज के बाद आप काफ़ी ट्रैवल करने वाले हैं. मतलब क्योंकि आपके स्पाउस को काफ़ी ट्रैवल करना पसंद होगा, और उसकी वजह से आप काफ़ी ट्रैवल करेंगे. देखिए, यहाँ भी कार्ड आ रहा है कि आप काफ़ी ऐसी जगहों को घूमेंगे जो आपने कभी नहीं घूमी. और दूसरी बात, आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी लकी भी होंगे, और कहीं ना कहीं आप प्रॉस्पेरिटी भी मुझे नज़र आ रही है. लेकिन 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 ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि जहाँ पे एक तरफ आप लोगों के पास एक दूसरे की किस्मत से ये पैसे आ रहे हैं, मतलब एबेंडेंस आ रही है, वहीं वहाँ खर्चा भी हो रहा है. तो आप दोनों में से कोई एक जना, खास करके जो रीडिंग देख रहा है मैं उसके लिए करती हूँ, काफ़ी खर्चीले हैं, और खर्चा करते समय ना वो देखते नहीं हैं. तो इसीलिए होता क्या है
कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मतलब आप चाहे लाखों में कमा रहे हैं लेकिन आप उतना ही सारा खर्चा कर देते हैं, तो सेविंग नहीं हो पाती है। मैरिज के बाद एक लेसन, आफ्टर मैरिज के बाद एक लेसन आपको ये लर्न करना है कि सेव करके चलना है, और यहीं पे आपको थोड़े से व्यू पॉइंट्स क्लैशेस हो सकते हैं फाइनेंशियल्स को लेकर, मगर ये चीज़ आप लर्न करेंगे अपने पार्टनर से और ये चीज़ आप अपने अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मैरिज के बाद जो आपके लिए चेंजेस आने वाले हैं वो इस तरह के आने वाले हैं कि जितने खुले हाथ से आप खर्च कर लेते हैं वो थोड़ा सा आप हाथ बांधना सीख जाएंगे। मतलब ये नहीं है कि आपको अपने ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलेंगी या आपको कोई पैसों में कमी होगी। बेसिकली आप ये रियलाइज़ करेंगे कि भाई अब मैं मैरिड हूँ, मेरे साथ मेरे कंपेनियन भी है, तो हमारा अपना एक घर होना चाहिए, हमारी अपनी गाड़ी होनी चाहिए, तो हम अपने उस लाइफस्टाइल से नहीं रह सकते कि जितना कमाया और वो सब हमने गंवा दिया। तो वहाँ आपका थोड़ा चेंज आएगा, वहाँ मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी। रोमांस आपकी लाइफ में भरपूर होगा क्योंकि आपके पार्टनर भी काफ़ी रोमांटिक होंगे और काफ़ी आपको जगहों पे घुमाएंगे भी, पार्टीज़ के भी शौकीन होंगे। घर में भी उनको छोटी छोटी चीज़ें इस तरह की पसंद होंगी कि उनको प्रेजेंटेबल रहना पसंद होगा, नाइसली ड्रेस करना पसंद होगा। तो आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज ये आने वाला है आफ्टर मैरिज कि जहाँ आपको कैजुअल रहना पसंद है वहाँ आपके पार्टनर को प्रेजेंटेबल पसंद है। तो डेफिनेटली आपका वार्डरोब चेंज होने वाला है मैरिज के बाद, क्योंकि आपके पार्टनर चाहेंगे कि आप बेस्ट से बेस्ट दिखें और वो डेफिनेटली आपके वार्डरोब को चेंज करेंगे। घर में बेशक आप कैजुअल्स पहन रहे हैं लेकिन कैजुअल्स कम और फॉर्मल्स एंड थोड़े स्टाइलिश क्लोथ्स से आपकी वार्डरोब को वो भरेंगे। और ट्रैवलिंग का कार्ड मुझे वापस आ रहा है, तो आप कहीं सी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं ओशन ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं फॉरेन ट्रैवल्स भी कर सकते हैं। ये कार्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं जो आपके मैरिज के बाद, इमीडिएट मैरिज के बाद होगा, लेकिन फाइनेंसिस को भी बचाने का हैबिट आपको डालना होगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपके मैरिज के बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ ये होने वाली है कि जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए काफ़ी बड़ा एक इमोशनल सपोर्ट बनने वाले हैं, काफ़ी बड़ा मतलब वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल होंगे, काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे। तो उससे होगा क्या कि धीरे धीरे ना जब आप उनकी सलाहों को मानने लगेंगे तो धीरे धीरे एक पॉइंट पे ऐसे आ जाएंगे कि आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। डिपेंडेंट इन द सेंस कि वो इतने अच्छे से चीज़ों को टैकल कर लेंगे कि आप निश्चित हो जाएंगे। जो जिम्मेदारियां आप अभी तक निभाते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी वो शेड ऑफ हो जाएंगी। हालांकि ये लव मैरिज है तो ये चीज़ें आपको पता भी होंगी अपने पार्टनर के बारे में। काफ़ी लोगों के लिए लव मैरिज है, अगर नहीं है तो भी ये चीज़ें आपको जल्दी पता चल जाएंगी और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेकर आएगा कि जहां आप काफ़ी चीज़ों को लेकर परेशान होते थे, काफ़ी चीज़ों को आप अकेले टैकल करते थे, वहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। ना केवल आपकी चीज़ों को, वो आपकी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे। मतलब अगर फीमेल की बात करूँ मैं और आपके हस्बैंड हैं तो वो आपकी जिम्मेदारियों में हाथ बटाएंगे। तो अगर मैं वाइफ की बात करूं तो अगर आपकी वाइफ आएंगी तो वो आपके पेरेंट्स का भी ध्यान रखेंगी, आपकी जिम्मेदारियों में हाथ बटाएंगी। तो मतलब वो काफ़ी जल्दी आपके घर वालों का दिल भी जीत लेंगी। या अगर आप हस्बैंड की बात करूं तो काफ़ी जल्दी आपके घर वालों की जिम्मेदारी भी उठा लेंगे। और ये कार्ड अगेन ये दिखा रहा है कि लव मैरिज का कार्ड है। तो डेफिनेटली इस शादी में फीमेल पार्ट ज़्यादा अपर हैंड रहेगा, ज़्यादा डोमिनेटिंग रहेगा। और वो डोमिनेटिंग इसलिए नहीं रहेगा कि वो डोमिनेट करना चाहते हैं, डोमिनेटिंग इसलिए रहेगा क्योंकि आप बहुत प्यार करते हैं और आप उनकी सारी बात सुनेंगे। तो अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड आपको ऐसे मिलने वाले हैं कि बाहर वालों के लिए तो बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन घर में आप की चलेगी। अगर आप मेल हैं तो आप चलने देंगे अपनी वाइफ की, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उनको प्यार करते हैं और इसी वजह से वो थोड़ी सी ज़िद्दी भी हैं और आपके सामने ज़िद भी कर लेती हैं। लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, जिसे कहते हैं ना कि टॉम एंड जेरी वाला रिलेशनशिप भी हो सकता है कि जहाँ आप एक दूसरे को प्यार भी करते हैं, वहाँ टॉम एंड जेरी की तरह भी रहते हैं कि वो एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते और लड़ते भी रहते हैं, छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपकी जो वाइफ है अगर वो वर्किंग नहीं है, मतलब कि अगर वो आपके पार्टनर अभी वर्किंग नहीं है तो वो मैरिज के बाद आपके सपोर्ट से वो वर्क करना शुरू करेंगे। अगर यहाँ पे हम मेल की बात करते हैं तो उनको कहीं फॉरेन ट्रैवल या समंदर पार जाना पड़ सकता है, मतलब उनको कुछ ना कुछ आपके सपोर्ट से कहीं बाहर जाना पड़ सकता है और वो आपको भी लेके जाएंगे और कुछ मतलब नई अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने आनी शुरू हो जाएंगी।
ये भी मुझे दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके इन लॉज हैं, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। खास करके आपकी मदर इन लॉ जो हैं वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगी। लड़कियों के केस में भी, लड़कों के केस में भी आपको काफ़ी वहाँ से अफेक्शन, लव एंड केयरिंग मिलेगी और काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और जो भी डिसीजंस आप लेंगे उसमें आपके इन लॉज आपके साथ खड़े रहेंगे। तो एक बहुत ही अच्छी सी हेल्दी लाइफस्टाइल होने वाला है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि शादी के बाद कुछ स्ट्रगल आपका आ सकता है, खास करके जब आप चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं या कंसीविंग का प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ आप कहीं ना कहीं टिप में आ सकते हैं कि भाई अभी मैं अपने काम पे ध्यान दूँ या मैं अभी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। तो मे बी आई थिंक ये शादी के 1 साल बाद या 1.5 साल बाद अगर आप प्लान करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन आप बहुत आराम से उन ऑब्स्टिकल्स को पार कर लेंगे, क्योंकि वो काबिलियत आपके अंदर है। आप बहुत आराम से ऑब्स्टिकल्स भी पार कर लेंगे। जो लोग हैं उनको भी आप अपने हिसाब से ढाल लेंगे, और थोड़ा बहुत बचा कुचा आप उनके हिसाब से ढल जाएंगे। तो पार्टनर आपके बहुत आपको प्यार करते हैं। आपके इन लॉज से आपको काफ़ी प्यार मिलेगा। आपके फादर से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। आपके इन लॉज की साइड में अगर मैं देखूं तो कोई ना कोई मेल फैक्टर ऐसा है जो आपके हस्बैंड से बड़ा है। फादर हो सकते हैं, जेठ हो सकते हैं, आपके कोई कजिन हो सकता है, जो देखने में बहुत ज़्यादा हार्श लगते हैं लेकिन अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं, और वो आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आगे जाके कोई सिचुएशन अगर ऐसी आती है जहाँ पे आप लोग स्टक होते हैं, तो ये इंसान, इन पे आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो और ये आपको उस चीज़ों से निकालेंगे। तो ओवरऑल आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी जाएगी, ब्लेस्ड जाएगी। ये शादी आराम से हो भी जाएगी और आप आराम से एडजस्ट भी कर लेंगे। स्ट्रेंथ, आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और इस इनर स्ट्रेंथ की वजह से जो भी आने वाली छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं शादी में, जिसको आप टैकल करेंगे, और इस वजह से आप अपने इन लॉज में काफ़ी फेमस भी हो जाएंगे और आपको पसंद भी करेंगे। मतलब खाली आपके इन लॉज नहीं, रिलेटिव्स भी वो सब पसंद करेंगे, आपके पास आना शुरू करेंगे। वो कहेंगे हाँ भाई ये देखो, ये बंदा या ये बंदी हमारी फैमिली में इतने अच्छे से एडजस्ट हो गए कि आपको लगेगा ही नहीं कि वो आपके इन लॉज हैं। और अल्टीमेटली अगर हम ओवरऑल देखें, इट वुड बी अ हैप्पी फैमिली, एंड कंसीविंग भी आपका आराम से हो जाएगा, और आप अपनी फैमिली को जो ग्रो करना चाहेंगे वो भी आराम से हो जाएगा। बिजनेस के भी कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं, जॉब के भी कार्ड अच्छे आ रहे हैं। मतलब आप एक दूसरे के साथ काफ़ी अबेंडेंट में भी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। लव मैरिज है तो वो लव बना रहेगा आपका, और ऑनेस्ट भी रहेंगे आप दोनों एक दूसरे के साथ। तो ये था पाइल 3 वालों के लिए। अगर आपको ये रीडिंग्स पसंद आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हार्ट ड्रॉप कर दीजिए। अगर रेजोनेट नहीं कर रहे हैं तो आप पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट मंडे हम मिलेंगे एक और नई रीडिंग लेकर। थैंक यू।